फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा वीडियो कल के 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टेकन बाय द यूनियन कैबिनेट उन पर आधारित है। तो आपके लिए ये बिल्कुल नई जानकारी है और आप सबके लिए ये बहुत उपयोगी भी है। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट्स को कवर किया है इफेक्टिवली। इसमें पहला पॉइंट है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसको अब मॉडिफाई कर दिया गया है। नई स्कीम का नाम पहले था इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, अब इसका नाम बदल गया तो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लागू हो गया है। हमारी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो लागू थी बैंकों में, उसमें 3 लाख रुपए तक के केसीसी कवर किए जाते थे। उसमें हमको बैंकर्स को 7% पे इंटरेस्ट लेना होता था, 2% हमको सबवेंशन मिलता था, तो बैंक को इफेक्टिव रेट पड़ता था 9% पर एनम। अब जब ये स्कीम मॉडिफाई हो गई तो इसमें 2 मेजर चेंजेस हो गए। पहला कि इन एडिशन टू केसीसी, इसमें वो केसीसीज भी सब कवर होंगे जो पहले डिफरेंट तरीके से कवर किए गए थे। जैसे एनिमल एलाइड एक्टिविटीज में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज एटसेट्रा, एलाइड एक्टिविटीज में भी कवरेज मिलेगा। और ये कवरेज पहले हमारे कुछ लिमिटेड बैंक्स को ही अवेलेबल था, पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबीज। अभी इसका स्कोप बढ़ गया है। इट विल नाउ बी अवेलेबल टू ऑल द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। ऑल द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स and those PACs, PACS, primary agricultural credit societies, those which are computerized. Every PAC will not get this benefit. केवल उन्हीं को मिलेगा जो हमारी ये सोसाइटीज कंप्यूटराइज्ड हो गई, तो उनको भी ये सबवेंशन मिलेगा जो अभी तक नहीं मिल रहा था। तो पहली इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में इसका स्कोप बढ़ा, एलाइड एक्टिविटीज का एक स्पेक्ट्रम बढ़ा, और इन एडिशन टू 2% इंटरेस्ट सबवेंशन हमको 3% गवर्नमेंट से और मिलता था। किस फॉर्म में? फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट फ्रॉम द फार्मर्स। अगर वो फार्मर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करता था तो उसको 2% ये मिल गया, 3% ये मिल गया, तो जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा था 7%, उसको इफेक्टिव रेट पड़ेगा ओनली 4%। अभी गवर्नमेंट ने जो कल डिसीजन लिया कैबिनेट ने, उसमें ये तय हुआ है कि इन एडिशन टू दैट 1.5% का और एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, और इसकी एडिशनल कॉस्ट भी आएगी। और ये कब तक दिया जाएगा उसका भी इन्होंने पीरियड निर्धारित कर दिया। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 MISS लागू, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 MISS लागू, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 MISS वैलिड लागू। तो उसके इफेक्टिव जो वैलिडिटी पीरियड होगा वो एंड होगा 31 मार्च 2025 को। तो इसका पीरियड का फर्क पड़ा, एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन आया, और इसके लिए बजट एलोकेशन कर दिया गवर्नमेंट ने। कितने का? ₹34,856 करोड़। आई होप आई एम क्लियर ऑन these 2 schemes. पुरानी ओल्ड वन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, न्यू वन मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम,
और जिसके अंतर्गत जो स्कोप बढ़ा, एक इसका स्पेक्ट्रम बढ़ा, वो हमको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, रिलेट करता है ये टू ऑल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, इट रिलेट्स टू ECLGS। ECLGS मित्रों वो योजना है, वो स्कीम है जो गवर्नमेंट को अंडर कंपल्शन कोविड पेंडेमिक के स्प्रेड आउट होने के बाद ये लानी पड़ी। ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है। इसमें इमरजेंसी में बैंकों को कहा गया कि जो हमारे MSME के बोरोवर्स हैं और जिनकी फरवरी 29, 2020 को आउटस्टैंडिंग अप टू ₹25 करोड़ है, तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। व्हाट वाज द बेनिफिट? बेनिफिट था कि इन सबको एडिशनल 20% फंड्स अलाउ कर दीजिए आप, जैसे जैसे इनकी नीड हो उसी फॉर्म में अलाउ कर दीजिए। मोस्टली द क्रेडिट लिमिट्स वर इंक्रीज बाय दैट 20%। अब बैंक्स को ये लगा ये 20% हम बढ़ा तो देंगे, पेंडेमिक फैला हुआ है, रिकवरी का क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने ECLGS के अंतर्गत 100% गारंटी प्रोवाइड की थ्रू NCGTC। हो सकता है मेरे कुछ मित्रों ने ये नाम अभी तक ना सुना हो। NCGTC, दिस इज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, and this institution or this company is operating under the administration of Ministry of Finance। जैसे हमारा CGTMSE है वो अलग है, उसके अलग ये इंस्टीट्यूशन है, ये अदर ट्रस्टी कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करती है। इससे 100% का मिलेगा आपको क्या? गारंटी कवर, जो भी एडिशनल आप लिमिट दे रहे हैं अंडर ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इसका नाम है, जो फरवरी 2023 से शुरू हुई है। और इसमें अवेलमेंट जो लोन्स का है और जो बजट का एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया है वो फेजेस में हुआ है। तो इनिशियली ₹3 लाख करोड़ के लोन बैंकों को सैंक्शन करने थे। बाद में गवर्नमेंट ने एक ECLGS 2.0 वर्जन दे दिया। 2.0 पहले था 1, फिर 2.0 आ गया। तो 2.0 में इन्होंने एडिशनल 1.50 लाख के क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करने का बैंकों को डिसीजन कन्वे कर दिया गया कि आपको पहले 3 लाख करोड़ के देने हैं, बाद में 1.5 लाख करोड़ और ऐड हो गए। और कल की कैबिनेट मीटिंग में 50,000 करोड़ रुपए और ऐड किए गए हैं। यानी अब इसमें जो टोटल लोन सैंक्शन करने हैं बैंकों को, वो अमाउंट बढ़कर के हो गया है टोटल 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ हो गया। आप जोड़ लीजिए 3 + 1.5 + 0.5, पूरे 5 लाख करोड़ के लोन हमें देने। और कब तक देने हैं? वो देने हमें मार्च, यहाँ पर लिखा है मैंने, अप टू मार्च 23। स्कीम में लोन का सैंक्शन करना, उसका अवेलमेंट कराना, उसके लिए ये डेट फिक्स है 31 मार्च 23 तक कर लेना है। लेकिन इसका रीपेमेंट बाद में होता रहेगा और रीपेमेंट के लिए 4 इयर्स का टाइम है, 4 साल का रीपेमेंट पीरियड है जो डिसाइड हुआ है अंडर दिस स्कीम। और उस 4 साल में से पहले 12 महीने का मॉरेटोरियम है जिसमें रिकवरी नहीं होगी। इफेक्टिव रिकवरी पीरियड इज ओनली 3 इयर्स। तो जब 1 साल 12 महीने का पीरियड खत्म हो जाएगा तब रिकवरी शुरू होगी और वो 3 साल के अंदर अंदर जो भी आपने इनको क्रेडिट फैसिलिटी में एक्सटेंशन दिया है वो आपको रिकवर करना होगा। और अगर बाय दी वे कोई स्ट्रेस आ जाता है अकाउंट में तो सारे हम अपने जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए, NPA करते हुए, और अल्टीमेटली हम क्या ले सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम NCGTC, जो पहले हम दूसरे केसेस में MSME में, अदर केसेस में करते थे। किसमें?
CGT MSc से, अब यहाँ पर हम ले सकते हैं NCGTC से। फिर हमारा एक पॉइंट और है कि इसमें ये है कि कौन सी यूनिट्स पर अब ये लागू हो रहा है। इनिशियली उन यूनिट्स पर लागू था जब मैंने बताया आपको फरवरी 29, 2020, जिनकी लोन आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं थी, 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं थी। बाद में इसे बढ़ा कर दिया गया था 50 करोड़, और 50 करोड़ आज भी है। लोन की आउटस्टैंडिंग जिन यूनिट्स की मोर देन 50 करोड़ है, ये स्कीम लागू नहीं, उन्हीं पर लागू है जिनकी लोन की लिमिट आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट फैसिलिटी की आउटस्टैंडिंग इज अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ दोज यूनिट्स, turnover of those units is not exceeding, this is annual turnover, not exceeding rupees 250 करोड़। 250 करोड़ से ज़्यादा उनका एनुअल टर्नओवर भी नहीं है, तो स्कीम लागू है। तो ऐसे केसेस में क्लेम आपको मिलेगा, 100% का क्लेम आप कर सकते हैं। और ये दूसरा डिसीजन हुआ, इसमें ये एडिशनल अमाउंट आ गया और ये डेट आ गई कि वहाँ तक इनको अवेल कराना है, और ये पॉइंट भी आ गया कि ये जो एडिशनल 50,000 करोड़ रुपए का मैटर है, दिस विल बी प्रोवाइडेड टू द हेल्थ सेक्टर। व्हाई द फोकस ऑन द हेल्थ सेक्टर? वी मस्ट नो, बिकॉज ड्यूरिंग पेंडेमिक द एवरी एक्टिविटी वाज सेंटर्ड ऑन, उसी पर तो फोकस्ड थी, केंद्र बिंदु कहाँ था? हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर ने बहुत अच्छा रोल भी प्ले किया है, बहुत सी जानें बचाई, कंट्रोल करने में भी उनका हुआ, वैक्सीनेशन में भी रोल आया। सो नाउ द फोकस ऑफ दिस एडिशनल 50,000 करोड़ अमाउंट इज ऑन हेल्थ सेक्टर। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर। यहां पर CD रेशियो से रिलेटेड कुछ डिसीजंस कैबिनेट के, भाई CD रेशियो शुड गो अप टू एटलीस्ट 78%, तो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं? मैंने यहां लिखा है डिपॉजिटर्स और एंड CD रेशियो। तो CD रेशियो हमारा होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, और 1 जुलाई 2022 की ये सिचुएशन है कि हमारी जो क्रेडिट की ग्रोथ है दैट इज 14.4%, और जो डिपॉजिट की ग्रोथ है दैट इज लिगिंग बिहाइंड एट 9.8%। यानी दोनों में बड़ा गैप है। पहले की सिचुएशन जब बैंकिंग में हम देखते थे तो वहां पर उसकी रिवर्स सिचुएशन होती थी, डिपॉजिट ग्रोथ से 30%, क्रेडिट ग्रोथ से 20-22%, लेकिन अभी सिचुएशन उल्टी, क्रेडिट ग्रोथ इज फार एक्सीडिंग देन द डिपॉजिट ग्रोथ। डिपॉजिट ग्रोथ इज इन सिंगल डिजिट, क्रेडिट ग्रोथ इज इन डबल डिजिट्स एट 14.4%। और मैं ये किस डेट की बात कर रहा हूं? 1 जुलाई 2022 लेटेस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारा CRR 4.50% हो, SLR 18% हो, तो बैंक कितना लोन दे सकते हैं? 22.5% उनका रिजर्व रेशियोज में चला गया। कितना बचा हाथ में? विच द बैंक्स कैन लैंड 77.5%। तो 77.5% आपका CD रेशियो हो सकता है। गवर्नमेंट चाहती है कि इतना तो 78% होना चाहिए, पर इसमें बीच में डिफिकल्टी क्या है कि सर्टेन फंड्स आर ऑलवेज इन ट्रांजिट and that amounts to nearly 4 to 5% at any point of time। आज की डेट में हमारा जो CD रेशियो हो सकता है वो 72-73% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फंड ट्रांजिट में ही होते हैं। दे आर नॉट एट दिस एंड अवेलेबल एंड नॉट एट द अदर एंड अवेलेबल, दे आर इन बिटवीन समवेयर। अभी ट्रांजिट में हैं तो यूटिलाइज नहीं किए जा सकते हैं, और वो अमाउंट भी आपका अच्छा खासा होता है। तो अब अगर हमें 78% का CD रेशियो अचीव करना है बैंक्स को, तो दे हैव टू मोबिलाइज एडिशनल डिपॉजिट्स और दे हैव टू बोरो। और बोरोइंग कॉस्ट में क्या हुआ है आपको मालूम ही है, हमारे रेपो रेट अभी 2 बार, यानी 3 ट्रांच में जो बढ़ के पहुंच गए हैं 5.15%, यानी वहां रेट बढ़ गया है।
तो टोटल 1.40% का इंक्रीज है रेपो रेट में। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि हमारे डिपॉजिट के रेट भी बैंकों को बढ़ाने पड़ रहे हैं, और डिपॉजिट के रेट बैंकों के बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेंगे तो लेंडिंग रेट भी, चूंकि हमारे बहुत सारे लेंडिंग रेट रिटेल फाइनेंस के, रिटेल लोन्स के किससे लिंक्ड हैं आजकल? रेपो रेट से। रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट, EBLR मैकेनिज्म लागू होता है तो उनके रेट भी बढ़ गए। अल्टीमेटली क्या हुआ कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गई बैंकों के लिए, चाहे वो डिपॉजिट मोबिलाइज करते हैं तो भी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रही है, RBI से बोरो करते हैं तो रेपो रेट बढ़ चुका है, तो वहां पर भी। और ये जो कॉस्ट ऑफ फंड्स में रेट में इंक्रीज हुआ, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़े, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, इस पर ध्यान दीजिएगा, उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये 1.5% का एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट ने प्लान किया है, और उसके लिए बजटरी एलोकेशन ऑफ फंड्स भी, उसका प्रोविजन भी किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बड़े पॉइंट्स हैं, कल के डिसीजन थे कैबिनेट के, और मैंने ये उचित समझा कि मैं ये सारे डिसीजंस आपके साथ शेयर करूं और आपको अपडेट कर दूं। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे अंत में वही अनुरोध है कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, अपने कमेंट्स, क्वेरीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कंक्लूड करता हूं और आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।